हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टेनो एक्सप्रेस में। यह हमारा प्रायद्वीपीय भारत का चौथा वीडियो है और इस चौथे वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अपवाह तंत्र का चौथा वीडियो है और इसमें प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दक्षिण भारत की नदियों के लिए अलग मैप का इस्तेमाल कर लेते हैं, इस वाले मैप में ज़्यादा सही रहेगा। तो दक्षिण भारत की नदियों के लिए इस मैप का यूज हम लोग कर लेते हैं। तो इस वाले मैप में देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीप के दक्षिण के प्रायद्वीप के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। तो इस प्रायद्वीप में जो हम देखते हैं तो प्रायद्वीपीय नदियों की जब विशेषताएं देखते हैं तो प्रायद्वीपीय नदियाँ काफ़ी चौड़ी मिलेंगी, संतुलित मिलेंगी और उथली घाटियाँ यानी ज़्यादा गहरी घाटी उनकी नहीं होती, क्योंकि पठार को काटना ज़्यादा मुश्किल होता है और मैदान को आसानी से काटा जा सकता है। मैदानों की अपेक्षा यहाँ की नदियाँ जो हैं छोटी हैं और संख्या में भी कम है। क्यों? क्योंकि वजह है कम वर्षा। जब बारिश कम होगी तो पानी कम होगा तो पानी कम होगा तो ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती हैं। और जल की मात्रा, जब वर्षा कम होगी तो जब गर्मियों का मौसम आएगा तो यहाँ जो जल की मात्रा है वह कम रहेगी गर्मियों में। अब इस वजह से जब कम पानी रहेगा तो गर्मियों में यह सूख भी जाती हैं, सदा नीरा भी यहाँ पे नहीं रह पाती हैं, यानी हमेशा जल उपस्थित नहीं रहता है। ज़्यादातर जो नदियाँ दक्षिण भारत की होती हैं वह नदियाँ गर्मियों में सूख जाती हैं क्योंकि उनमें जल ख़त्म होने लगता है। और हिमालय की जो नदियाँ हैं उनमें क्या होता है, उनमें जब गर्मी आती है तो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, वो जलापूर्ति करते रहते हैं। फिर आगे बढ़ के गर्मियों में वर्षा होने लगती तो वो फिर जल की आपूर्ति बनती रहती है। और यहाँ की जो नदियाँ हैं, हिमालय की नदियाँ जो हैं, हिमालय की तुलना में यहाँ की नदियाँ काफ़ी पुरानी हैं, उससे भी ज़्यादा पुरानी जो हिमालय की नदियाँ उनसे ज़्यादा पुरानी हैं, काफ़ी प्रौढ़ावस्था में हैं। और इन नदियों की इसलिए जो ढाल है वह काफ़ी मंद है, काफ़ी मंद है, यानी मंद अर्थात कम ढाल है। इसलिए जहाँ पे भ्रंश हैं, भ्रंश यानी गहरी घाटी हो गई है, सिर्फ वहाँ कुछ नदियों में अपवाद स्वरूप भ्रंश हो गया है, तो वहाँ बाकी सब में किसी में भ्रंश नहीं हुआ है। वहाँ पे ज़्यादातर नदियाँ जो हैं उथली हैं और ढाल जो है बहुत कम है। तो ज़्यादातर नदियाँ, चूँकि इस पठार का हमने ढाल पठार वाले पार्ट में देखा था, वह जो है पूर्व की ओर है, इसलिए इसकी ज़्यादातर नदियाँ जो हैं, बड़ी नदियों की बात हो रही, छोटी छोटी नदियों नहीं, जो प्रमुख बड़ी नदियाँ हैं उनका ज़्यादातर का जो ढाल की वजह से वो पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, बंगाल की खाड़ी में इधर इस साइड में गिरती हैं। लेकिन दो नदियां ऐसी हैं जिन्होंने पठार के ढाल को काट दिया और अंदर घाटी में बहती हुई नर्मदा और तापी नदियां जो दो हैं, या अपवाद हैं, या दोनों इधर अरब सागर में गिरती हैं। तो इन्होंने दो जो इन्होंने है इनको काट दिया है। और इसका मुख्य जल विभाजक जो है पश्चिमी घाट पर्वत है, या जो पश्चिमी घाट पर्वत है, यहीं से देखिए जल का विभाजन हो रहा है, सारी नदियाँ इधर की तरफ जा रही हैं। सिर्फ दो नदियाँ जो मुख्य हैं, बड़ी नदियाँ, वह सिर्फ इधर की तरफ जाती हैं। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही पूछता है कौन सी दो नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, तो वह नर्मदा और तापी नदियाँ हैं। सामान्य बहाव की विपरीत दिशा में सिर्फ यही दो हैं, क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश अर्थात इन्होंने पठार को काट दिया है और पठार के ढाल को अपने लिए इधर की तरफ मोड़ दिया है विपरीत दिशा में, इसलिए यह भ्रंश घाटियों से होके बहती हैं। अब इन दोनों नदियों की घाटी में जलोढ़ और डेल्टा के निक्षेप जो हैं वो काफ़ी कम मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने भ्रंश घाटी बना दी है, जलोढ़ वगैरह नहीं मिलेगा। और वर्षा जल पर चूँकि निर्भर हैं, तो ये सारी प्रायद्वीपीय नदियाँ जितनी हैं वो मौसमी होंगी। सिर्फ मौसम, जब पानी होगा मौसम बारिश होगी, और गर्मियों का जो शुष्क मौसम होगा बारिश के पहले वाला, उस समय के मौसम में सिंचाई ये प्रायः सूख जाती हैं, इसलिए सिंचाई के स्रोत के रूप में इनका काफ़ी नदियों का कम महत्व है। जिस तरीके से हम उत्तर भारत की नदियों के बारे में देखते हैं, सिंचाई में बहुत बड़े पैमाने पर यूज होती, तो सिंचाई हालांकि इनसे होती है, लेकिन जिस मौसम में पानी की कमी हो जाती है, शुष्क हो जाती है, सूख जाती हैं, तब सिंचाई के रूप में इनका प्रयोग नहीं हो पाता है। तो जितना सिंचाई के रूप में उत्तर भारत की नदियों का उपयोग है, उतना दक्षिण भारत की नदियों का उपयोग नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का उतना यूज नहीं है। और ठोस पठारी भाग में चूँकि बहती हैं, इसलिए इन नदियों का मार्ग ज़्यादातर सीधा एक रेखा में होता है
और ज़्यादा इधर उधर नहीं मुड़ पाती क्योंकि पठारी भाग में इधर उधर काट के बहना आसान नहीं होता है। और जलोढ़ निक्षेप इसलिए इसमें काफ़ी कमी होती है। और इसमें विसर्पण की क्रिया यानी ऐसे ऐसे जो विसर्पण, जैसे उत्तर में गंगा है और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विसर्पण करती हैं, उस तरीके से विसर्पण की इसमें क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से जब हम प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ेंगे तो दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो इधर जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, दूसरी जो पढ़ेंगे वह इधर अरेबियन सी अर्थात अरब सागर में जो गिरती हैं। तो दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं जो नदियाँ इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यह जो हमारी स्वर्ण रेखा नदी है, यह इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह हमारी स्वर्ण रेखा नदी हो गई। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है यह रांची के, इधर रांची जो है झारखंड की जो राजधानी है रांची, या झारखंड की रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से निकलती है और पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई जमशेदपुर से होके गुजरती है और बालासोर के निकट, यहाँ पे बालासोर के निकट उड़ीसा में, यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी जो है मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई जो है वह 395 किलोमीटर है, छोटी नदी है और अपवाह क्षेत्र लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और जो इसका बेसिन है वह झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों में पड़ता है। तो एक है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा और तीसरा है पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। अगली नदी देखते हैं तो हम देखते हैं ब्राह्मणी नदी, या जो हमारी ब्राह्मणी नदी है, या छोटी सी नदी है ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी छोटा नागपुर के पठार से, यहाँ से छोटा नाग पठारी वाले उसमें हमने देखा था, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार था। तो यह भी छोटा नागपुर पठार रांची के आस दक्षिण पश्चिम से निकलती है। और दो नदियाँ मुख्य रूप से ब्राह्मणी नदी को बनाती हैं, कोयल और शंख। कोयल और शंख मिलकर इसका निर्माण करती हैं और यह ब्राह्मणी नदी आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इसका जो लंबाई है इसकी 420 किलोमीटर के आसपास है। अगली देखते हैं महानदी। तो हमारी यह नदी है महानदी। तो महानदी के बारे में जब देखते हैं तो यह एक अनुवर्ती नदी है और छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में सिंघावा श्रेणी के समीप अमरकंटक से महानदी निकलती है। तो अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदियां हैं, एक महानदी और एक हमारी यह नर्मदा और तीसरी जो हमारी थी वह सोन थी। 3 नदियां यहाँ पे अमरकंटक के पठार से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। तो अमरकंटक पठार से निकल के दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई कटक के निकट, कटक जो है यहाँ पे कटक के निकट डेल्टा बनाती है। आप देख रहे हैं इस तरीके से डेल्टा का निर्माण यहाँ पे करती है। और काफ़ी नदियाँ इसकी सहायक है, जैसे शिवनाथ है, हंसदेव, मंड, डूब नदियाँ उत्तर की ओर आके इसमें मिलती हैं। जोंक व तेल नदी दक्षिण की ओर से आके मिलती हैं। और महानदी का अपवाह क्षेत्र जो है वह 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इस पे जो 2 बांध परियोजनाएं हैं वह बहुत इम्पोर्टेंट है महानदी पे, वह याद रखिएगा। एक तो हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे है और दूसरी जो है वह है टिकरापारा। तो इन 2 जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इससे जो सिंचाई होती है, विद्युत उत्पादन, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, इसलिए उनको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बोलते हैं। अगली जब हम देखते हैं तो हमारी आ जाती है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी के बारे में देख लेते हैं। तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी इस पूरे दक्षिण भारत में सबसे लंबी जो है वो हमारी सबसे लंबी कौन सी है, गोदावरी नदी। इसकी कुल लंबाई जो है वह 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा भी कहते हैं क्योंकि यह सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, क्योंकि भारत की उत्तर भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र जो है वह लगभग 3 लाख के ऊपर है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर के ऊपर। इसका 44% भाग इधर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो एक तो महाराष्ट्र में 44% भाग हो गया और दूसरा 23% जो हो गया यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पड़ जाएगा और 20% जो है मध्य प्रदेश में पड़ जाएगा। तो इतना क्षेत्र हो गया।
पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक जगह से यह निकलती है। तो पश्चिमी घाट यहाँ पे गोदावरी निकलती, पश्चिमी घाट पर्वत जो है यहाँ से यहाँ तक विस्तृत है। यहाँ पे स्थान है त्र्यंबकेश्वर। तो पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर नामक पर्वत से निकलती है, फिर वह इधर से बस बहती हुई उत्तर में इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं उनका नाम है पूर्णा, वो नाम याद रखिएगा। पूर्णा, जो इधर की तरफ से जो नदियां इसकी मिलती हैं वह है पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा। तो यह उत्तर की ओर से इसमें मिलती हैं आके। तो यह उत्तर की ओर की नदियाँ हो गई। अब कुछ नदियाँ जो हैं इसकी अन्य जो सहायक नदियाँ हैं दक्षिण से, तो दक्षिण की इसकी कोई इम्पोर्टेंट खास नदियाँ नहीं हैं, इसलिए आप उत्तर की मुख्य नदियाँ याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी मुख्य सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी के बारे में देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी, तो पहली हमने गोदावरी देख ली सबसे लंबी, उसके बाद दूसरी है हमारी कृष्णा। तो यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। यह पश्चिमी घाट से यह भी निकलती है, पश्चिमी घाट पर्वत से। तो पश्चिमी घाट पर्वत में जो महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर। तो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकल के दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 1400 किलोमीटर तक लंबी है, या 1400 किलोमीटर के क्षेत्र में यह बहती है कृष्णा नदी, और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे गिर जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 2,59,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, और महाराष्ट्र में वो इसका पतन महाराष्ट्र में और कर्नाटक में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सबसे ज़्यादा इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक में है, जो कि 44% के आसपास है। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा बहती है। उसके बाद देखते हैं दूसरे। अब जब कृष्णा नदी की सहायक नदियों के बारे में हम देखते हैं, तो जब सहायक नदियों के बारे में देखते हैं तो नोट कर लेते हैं कुछ सहायक नदियाँ जो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो वो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसमें लिखेंगे, एक तो है कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, और एक इम्पॉर्टेंट है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किस लिए इम्पॉर्टेंट है? तुंगभद्रा जो है इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य था प्राचीन काल में, तो वह तुंगभद्रा नदी के तट पर ही स्थित था। अब अगली नदी के बारे में जब देखते हैं तो अगली नदी हमारी हो जाएगी कावेरी नदी। यह वाली नदी जो है कावेरी नदी, तो यह कर्नाटक से निकलती है, यहाँ कर्नाटक से निकलती है, और कर्नाटक की जो ज़िला है वो है कोडागू ज़िले से कावेरी निकलती है। तो का से कर्नाटक, का से कावेरी, का से कोडागू याद रख सकते हैं। कर्नाटक के कोडागू ज़िले से यह निकलती है, और पहाड़ियाँ हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं वहाँ से निकलती है, और कर्नाटक में बहती है। उसके बाद यह तमिलनाडु में चली जाती है, तमिलनाडु में प्रवाहित होती हुई यहाँ पे कावेरी पत्तनम के निकट जो है, यह कावेरी पत्तनम के निकट यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके अलावा यह थोड़ा भाग, इसका 3% अपवाह क्षेत्र जो है, अपवाह क्षेत्र जो 3% है वह केरल में है,
और 41% का कर्नाटक में है इसका, और उसके अलावा 56% जो है वह तमिलनाडु में है अपवाह क्षेत्र। सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र इसका तमिलनाडु में पड़ता है। अब हम जब देखते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो सहायक नदियाँ जब हम कावेरी की पढ़ते हैं तो सहायक नदियाँ हैं हेमावती, एक नदी हो गई हेमावती, एक हो गई लोका पावनी, एक हो गई लोका पावनी नदी। तीसरी नदी देखते हैं तो वो हमारी हो गई शिमसा, शिमसा नदी हो गई। एक है अर्कवती, अर्कवती। उसके अलावा यह सभी जो नदियां हैं यह उत्तर दिशा से आके इसमें मिलती हैं, जैसे यह गई तो उत्तर से ऊपर से जो आती हैं में देखेंगे तो ये सभी उत्तर से आती हैं। अब दक्षिण वाली देख लेते हैं कावेरी में कौन कौन सी मिलती हैं। तो दक्षिण से आके मिलती हैं लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ। उसके अलावा कबिनी, कबिनी, सुवर्णवती, सुवर्णवती। उसके अलावा भवानी, भवानी है, अमरावती है, अमरावती है। तो यह सभी नदियां हैं। इसके अलावा एक जलप्रपात है शिव समुद्रम, वह यही बनाती है। और दो धाराएं जो हैं उत्तर में कोलेरू और दक्षिण में कावेरी में बढ़ जाती है। और दक्षिण भारत की कावेरी जो है सबसे पवित्र नदी है, और पवित्रता के लिए इसे कभी कभी दक्षिण की गंगा, इसको कावेरी को कहते हैं दक्षिण की गंगा। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, और दक्षिण की गंगा एग्जाम में ज़्यादातर कावेरी ही माना जाएगा, बूढ़ी गंगा आप लगा सकते हैं गोदावरी को। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा की उपमा दी जाती है। इसके अलावा इसका जो अपवाह क्षेत्र है, जितने क्षेत्र का यह जल बहा के ले जाती है, जो अपवाह क्षेत्र है उसमें धान की पैदावार काफ़ी बड़े मात्रा में होती है, इसलिए चावल का कटोरा या धान का कटोरा इसके अपवाह क्षेत्र को कहते हैं। चावल का कटोरा कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों में सिर्फ एकमात्र या कावेरी नदी ही ऐसी है जिसमें पूरे साल भर में जल जो है, वर्ष भर जिसमें जल भरा रहता है, तो सिर्फ यही एक नदी है। और मैसूर से 20 किलोमीटर दूर इस पर एक वो बनाया गया है जलाशय, जिसे कहते हैं कृष्णा सागर। तो कृष्णा सागर आपको कंफ्यूज किया जाएगा, क्योंकि कृष्णा सागर है तो आपको लगेगा कि यह कृष्णा नदी पे है, वास्तव में यह कावेरी नदी पे है कृष्णा सागर। तो कावेरी नदी लगाइएगा। यह नदी जो है श्रीरंगपट्टम से समुद्रम द्वीप से होकर बहती है। इसी नदी पर एक प्रपात है होगेनकल जलप्रपात, इसी पर स्थित है होगेनकल जलप्रपात, ठीक है, तो यह याद रखिएगा। इसके अलावा जब हम इसकी कुछ अन्य नदियां देखते हैं तो एक नदी पेन्नार नदी है, यह जो है पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी जो है यह कर्नाटक में निकलती है। यहाँ पे कर्नाटक के कोलार ज़िले में, ज़िला कौन सा है इसका, ज़िला है कोलार। और अगर पूछें पहाड़ी कौन सी है तो वह है नंदीदुर्ग पहाड़ी, नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। उसके अलावा तो अब जब हम देखते हैं पेन्नार नदी का अपवाह क्षेत्र जो है, तो अपवाह क्षेत्र जब हम इसका देखते हैं तो अपवाह क्षेत्र इसका है 55,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और कुडप्पा के निकट गंडीकोटा में यह काफ़ी एक लंबा पेन्नार जो है काफ़ी गहरा खड्डा या गॉर्ज बनाती है। और इसकी सहायक नदियों के बारे में जब हम पेन्नार नदी की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं तो इसकी सहायक नदी है जयमंगली इसकी सहायक नदी है। उसके अलावा कुंदेरू एक सहायक नदी है, कुंदेरू। उसके अलावा सगिलेरू जो है इसकी सहायक नदी है। उसके अलावा चित्रावती एक नदी है जो इसकी सहायक नदी है। उसके अलावा पापागनी जो है, पापागनी इसकी एक सहायक नदी है। और चेय्यार जो है इसकी एक सहायक नदी है। तो यह सभी पेन्नार नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट जब हम नदी देखते हैं तो हमारी अगली नदी है पलार नदी। तो पलार चूँकि इसमें दी नहीं तो हम इसे ही बना लेते हैं पलार नदी। तो पलार नदी कर्नाटक राज्य के
चिक्काबल्लापुर ज़िले में, यहाँ से चिक्काबल्लापुर कर्नाटक का ज़िला है चिक्काबल्लापुर। तो चिक्काबल्लापुर से यह नदी निकलती है और वहाँ नंदी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कौन सी पहाड़ी? नंदी पहाड़ी। चिक्काबल्लापुर की नंदी पहाड़ी से नदी का नाम है पलार नदी। पलार नदी। तो चिक्काबल्लापुर ज़िले के नंदी पहाड़ी से निकलती है और निकलने के बाद आंध्र प्रदेश के चित्तूर और तमिलनाडु से बहती हुई या तमिलनाडु के अंत में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक अन्य नदी जब हम देखते हैं वैगई नदी, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। वैगई नदी यह तमिलनाडु के मदुरै से निकलती है। मदुरै से निकलती है। मदुरै ज़िले में जो पहाड़ी का नाम है उसका नाम है वर्षा नद। वर्षा नद यानी वर्षा की नदी। वर्षा नद से निकल के मदुरै, रामनाथपुरम आदि जिलों से होती है मंडपम के पास पाक की खाड़ी में, जहाँ पे वह पाक की खाड़ी है, पाक और मन्नार वाली, उत्तर मन्नार दक्षिण पाक की खाड़ी, तो वही सब उसी में पाक की खाड़ी में गिर जाती है। मदुरै इसी नदी के तट पे स्थित है। जो अगर क्वेश्चन है मदुरै किस नदी के तट पे स्थित है, तो वह वैगई नदी के तट पे, वैगई नदी के तट पे स्थित है। एक और नदी है ताम्रपर्णी नदी, तो कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं हुआ, मन्नार की खाड़ी में वह गिरती है, तो पाक की खाड़ी में गिरती है या वैगई नदी, और ताम्रपर्णी नदी गिरती है जो मन्नार की खाड़ी में। तो यह सभी वह नदियाँ हो गई जो कि हमारी गिरती हैं इधर बंगाल की खाड़ी में। अगले वीडियो में हम देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो कि इस साइड से गिरेंगी। तो उनमें 2 नदियाँ यह प्रमुख होंगी, बाकी सभी बहुत छोटी छोटी इधर पश्चिमी घाट से निकलेंगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।